गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। मतलब कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि देखो ऐसे प्रोसेस तो इनफाइनाइट टाइप के होते हैं, लेकिन मैथमेटिकली वेल डिफाइंड जो है वो 5 टाइप के हमें पढ़ने हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बच्चों वर्क ज़ीरो होता है, और वहाँ पे हमने CV यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफाइन किया था, ठीक है। दूसरा आइसोबारिक होता है, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है और जहाँ वर्क डन के लिए स्पेशल फॉर्मूला आया था P इंटू डेल्टा V या NR डेल्टा T। ये एक ऐसा प्रोसेस था जहाँ वर्क डन भी हो रहा था, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी हो रही थी, ओके। और इस केस में हमने जो मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन किया था वो था आपका CP यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। चलो, इन दोनों प्रोसेस को लेके हमने ढेर सारी बातें की थी और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी फॉर्मूलों को, सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलो हम लोग आज की पढ़ाई आगे शुरू करते हैं। तो प्रोसेस के नाम पे जो तीसरा है वो है आइसोथर्मल। क्या नाम है बच्चों? आइसोथर्मल, या यूं कहो कि इसमें बॉयल्स लॉ का यूज होगा। आपको याद होगा बॉयल्स लॉ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको ये बताया जाता होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। PV इक्वल्स टू NRT, जहाँ N, R और T क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स का रिलेशन होता है। ये आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है, ओके। लेकिन हम लोग उसी को यहाँ पे आइसोथर्मल कहने वाले हैं। मतलब कि हम गैस को एक ऐसे प्रोसेस में लेके जाएंगे जहाँ वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता हुआ जाएगा। बॉयल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स का रिलेशन होगा। तो इसी को आज देखते हैं बच्चों, ठीक। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो सबसे पहले आप देखो आइसोथर्मल प्रोसेस। पहली बात सुनो, यहां पे जो आइसो का मतलब हुआ सेम, और थर्मल जो है ये आपका टेम्परेचर के लिए। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें अगर ये सैंपल इनिशियली आपका ये PI है, वॉल्यूम VI है और टेम्परेचर T है ना। और फाइनली जब आप यहाँ पहुँचे तो प्रेशर जो है वो PF, वॉल्यूम VF, लेकिन टेम्परेचर आप क्या लोगे? T। टेम्परेचर में चेंज नहीं करोगे। आइसोथर्मल की यही बात है। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर of the sample remains constant। सैंपल का टेम्परेचर जो बच्चों है वो क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट। क्लियर। अब देखो, जैसा कि तुम जानते हो आइडियल गैस के लिए कि PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT। अब N और R तो पहले से ही कांस्टेंट होता है फॉर द गिवन सैंपल, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ PV इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी इस प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब ये हो गया बच्चों कि इस केस में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो प्रेशर घट रहा होगा, और वॉल्यूम घट रहा होगा तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। और यही बॉयल्स लॉ होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे PI/VI यानी इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रेशर
और फाइनल वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। पी आई वी आई इक्वल्स टू पी एफ वी एफ, और वी कैन से पी आई अपॉन पी एफ इक्वल टू वी एफ अपॉन वी आई, यानी प्रेशर का जो रेशियो है वो वॉल्यूम के रेशियो के इनवर्स के इक्वल है। ये सब छोटी छोटी बातें हो गई। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए क्या क्या उपाय करना होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, कुछ इसमें चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लो इसे एक ऐसे वेसल में इस प्रोसेस को किया जाता है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में जब भी चेंज आएगा बच्चों, तो वॉल्यूम का चेंज किसकी वजह से होगा? पिस्टन के मूवमेंट की वजह से। तो मान लो इसमें यहां पे इस तरीके से गैस दिया हुआ है, ठीक है, और आप हीट सप्लाई कर रहे हो। आप क्या सप्लाई कर रहे हो बच्चों? हीट सप्लाई कर रहे हो। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आएगी कि अगर मान लो हम हीट सप्लाई करेंगे, तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकती है, तो आप ये सोचोगे कि सर एक बात बताइए, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट इसके टेम्परेचर को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? समझ गए बात को? हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो इसके टेम्परेचर को राइज क्यों नहीं करवा पा रहा है? तो सुनो क्यों करते हैं ऐसा। पहली बात कि हम लोग जो यहाँ पे बच्चों हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट टेम्परेचर को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है, ये अपने दिमाग में आएगी बात। देखो क्या होता है, यहां पे अपने को क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इसका जो वॉल होना चाहिए हाईली कंडक्टिंग। क्या होना चाहिए बच्चों? हाईली कंडक्टिंग, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसे कंटेनर में होना चाहिए जिसका कंटेनर का वॉल की कंडक्टिविटी यानी थर्मल कंडक्शन बहुत हाई होना चाहिए, कि अगर गलती से कहीं टेम्परेचर थोड़ा राइज कर भी जाए तो सराउंडिंग के साथ हमेशा एक्सचेंज करता रहे, ताकि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। प्रोसेस को एकदम स्लो चलना चाहिए। कहोगे क्यों? तो देखो, अगर आपने हीट दिया तो फॉर ए मोमेंट अगर वहां का टेम्परेचर रेज भी हो गया तो प्रेशर रेज होगा। प्रेशर रेज होगा तो पिस्टन को बाहर पुश करेगा, तो फिर क्या होगा? वर्क होगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपका प्रेशर डाउन होगा, है कि नहीं? और टेम्परेचर भी डाउन होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर यानी बगल वाले से ये लगातार क्या कर रहा है? अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखे हुए है, क्योंकि आपने हाईली कंडक्टिंग वॉल यूज किया है। अगर आप बहुत फास्ट इसको हीट दोगे तो बहुत फास्ट हीट दोगे तो जब तक वो सारा हीट वर्क में खर्च हो, उससे पहले हो सकता है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, जो कि इस प्रोसेस में अलाउड नहीं है। तो आप हमेशा याद रखना, इस बात की गारंटी के लिए दो कंडीशन याद रखना। इस बात की गारंटी के लिए कि आइसोथर्मल के दौरान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसके लिए प्रोसेस को बहुत स्लो चलना जरूरी है, और जिस कंटेनर में ये हो रहा होगा उस कंटेनर के वॉल को हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए, यानी डाइथर्मिक। आपको मैंने पहले भी ये टर्म बताया है, डाइथर्मिक वॉल। क्लियर है? तो ये आप दिमाग में सेट रखो। चलो अब देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और इस केस में बच्चों डेल्टा यू जो है आपका जीरो होगा। क्यों डेल्टा यू जीरो होगा? क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या है बच्चों? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए आपका डेल्टा यू हो गया जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। क्योंकि आपने डेल्टा यू का फॉर्मूला याद होगा आपको, F/2 NR डेल्टा T।
तो टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो है बच्चों तो बहुत ऑब्वियस है कि इस प्रोसेस में Q इक्वल्स टू W, यानी दिस इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जहां गैस को दिया गया सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वी कैन से द सप्लाइड, या एक्सट्रैक्टेड भी हो सकता है, तो उस केस में नेगेटिव वर्क हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सप्लाई वाला देखते हैं। द सप्लाइड हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी से लिख लो इसे। तो बच्चों अब हमने देख लिया यहां पे कि इस केस में आपका Q जो है W के इक्वल है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखो आप। तो देखो बहुत सिंपल है बच्चे। तो W इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, तो W इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है अपना वो है PdV। क्लियर, इसी का इंटीग्रेशन है। अब प्रेशर को तो यहां बाहर निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रेशर जो अपना है ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, उपाय लगेगा, अभी देखते जाओ। तो प्रेशर के जगह हम लोग लिख सकते हैं nRT अपॉन V इंटू डी। कहोगे ये कैसे, तो देखो जो भी काम हम लोग यहां कर रहे हैं बच्चों वो आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, और आइडियल गैस हर हालत में एक इक्वेशन फॉलो करता है, और वो इक्वेशन जो आपका है वो क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। इसको तो आइडियल गैस फॉलो करता ही करता है, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां पे P इक्वल्स टू nRT बाई V लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कहोगे इसका फायदा मिलेगा भी। nRT को बाहर निकाल लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो हमें इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। क्योंकि अगर यहाँ P भी वेरिएबल, V भी वेरिएबल, दो वेरिएबल को इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता, तो हमने इसको कांस्टेंट बना के बाहर निकाल दिया। अब मेरे को केवल वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना है, और d1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन जानते हो log x होता है। तो W इक्वल्स टू nRT, और ये हो जाएगा ln V। क्लियर, लिमिट कहां से कहां लोगे, तो इनिशियल टू फाइनल, है ना। लिमिट हमेशा इनिशियल टू फाइनल लेते हैं हम लोग। तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू nRT, ठीक है, और ये हो जाएगा ln VF माइनस ln VI, log VF माइनस log VI। V की जगह एक बार VF रखोगे, एक बार VI रखोगे, तो फाइनली ये यहां से क्या निकल के आएगा, फाइनली ये जो आएगा बच्चों ये आ जाएगा आपका W इक्वल्स टू nRT log ln, और ऊपर में VF और नीचे में VI, है ना। log M माइनस log N को log M अपॉन N लिखते हैं। तो ये आपका शानदार फॉर्मूला निकल के आ गया कि आपका आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है nRT log VF अपॉन VI। लेकिन इसके और भी कई फॉर्मेट हैं, कहोगे कैसे, तो अभी कुछ देर पहले पिछले स्लाइड में मैंने आपको लिख के दिखाया था कि log VF अपॉन VI वॉल्यूम का रेशियो प्रेशर के रेशियो के ठीक रिवर्स में होता है। अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने लिख के दिखाया था बच्चों, ध्यान दो, PI अपॉन PF इक्वल टू VF अपॉन VI, है ना, क्योंकि PI VI इक्वल टू PF VF। तो आप इसको ना कभी कभी प्रॉब्लम में ये भी दिया हुआ रहता है प्रेशर के फॉर्म में भी, तो आप इस फॉर्मूला को भी याद रखना, ठीक है, वॉल्यूम के भी टर्म्स में और प्रेशर के टर्म्स में। और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां आपका nRT है वहां आप लिख सकते हो PI VI इंटू ln VF अपॉन VI। क्लियर है, और भी
मतलब ढेर सारा कन्वर्जन है, मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं PI VI की जगह PF VF, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही होते हैं, जो कि NRT के बराबर है। तो ये हो गया आपका ln VF अपॉन VI। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज ये वाला होता है जो नॉर्मली एग्जाम में दिया होता है, लेकिन आप कोई भी पैरामीटर हो वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लॉग, ये बेस ई है, ये जो लॉग है जिसका बेस ई होता है, इसको नॉर्मल लॉग में अगर कन्वर्ट करना हो जिसका बेस 10 वाला, तो आपको पता है क्या करना है। तो उस केस में आप इसे क्या करेंगे, 2.3 है ना, 2.3 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा NRT लॉग। अब ln की जगह लॉग हो गया एंड दिस इज VF अपॉन VI। आ रही है बात समझ में क्या कर दिया हमने, बस जो है ln वाले को अगर हमें बेस 10 वाले में कन्वर्ट करना है तो आगे मल्टीप्लाई कर देना होगा बच्चों कितना से, 2.3 से। ठीक है, तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो Q और W यहाँ पे इक्वल है, और साइन की तो वही बात है, अगर आपका वर्क प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है आपने हीट दिया होगा सिस्टम को, तो वो भी प्लस आएगा। अगर वर्क नेगेटिव आ रहा है तो आपने सिस्टम से हीट ले लिया होगा। पॉजिटिव वर्क कब आएगा, जब एक्सपेंशन होगा। नेगेटिव वर्क कब आएगा, जब कंप्रेशन होगा। क्लियर? तो ये इतना सिंपल है भाई। तो ये वर्क डन का मामला हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज है ही नहीं। अब इस केस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी देखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी, तो सुन लो। फिर लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक, अब तुम एक बात समझो, Q के जगह हमको तुमको क्या लिखने का तरीका मैंने सिखाया था, NC डेल्टा T, है ना, NC डेल्टा T। तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा Q के जगह, Q के जगह आप लिख सकते हो ना कैलोरीमेट्री से, तो Q इक्वल टू NC डेल्टा T, तो C इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। और तुम्हें पता है कि इस प्रोसेस में हीट तो हम लोग कुछ ना कुछ देंगे ही या लेंगे, जो भी करेंगे हीट का एक्सचेंज तो होगा, तभी तो वर्क होगा भाई। वर्क और हीट तो नॉन जीरो आता ही आता है, तो ऊपर वाला नॉन जीरो। लेकिन तुम इसके बारे में जानते हो इस केस में कि डेल्टा U जीरो है, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो नीचे में डेल्टा T अगर ये जीरो आ गया तो भाई आप एक बात बताओ कि नॉन जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट। तो तुम अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू जो हो गई इनफाइनाइट। तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग आ रही है, और इस केस में इनफाइनाइट। एक बच्चे ने पूछा भी मेरे से व्हाट्सएप पे कि मोलर हीट कैपेसिटी क्यों सबका अलग अलग आ रहा है। तो दोस्त, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो Q को रिप्रेजेंट करता है ना, Q में आता है ये। और Q किसके इक्वल है, W प्लस डेल्टा U। सॉलिड और लिक्विड में क्या हो रहा था, वहां एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती थी, क्योंकि उसको जो भी हीट देते थे उससे उसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता था। और यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, जो हम लोग हीट दे रहे हैं उससे कभी टेम्परेचर चेंज होता है और कभी वर्क हो जाता है, जैसा कि इस केस में देखो, और कभी दोनों होता है। तो इसका मतलब है कि गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक वर्क वाला आ गया है फंडा। अगर वर्क नहीं होता और यहां भी सिर्फ हीट से सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज होता, तब तो इसका भी फिक्स्ड होता हर गैस का। लेकिन चूंकि यहां पे वर्क है, और वर्क तुम जानते हो पाथ पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क अलग अलग आएगा, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अगर वर्क अलग अलग आएगा तो ऑटोमेटिकली मोलर हीट कैपेसिटी आपकी डिफरेंट आएगी। क्लियर है दोस्तों? शुरू में ही देखो आपको मोलर हीट कैपेसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा था, उसमें आप देखना कि वहां पे Q की जगह हमने NC डेल्टा T इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U किया था। सो C इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U अपॉन N डेल्टा T। और वो जो W है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो C भी पाथ पे डिपेंड करेगा ही करेगा कि कौन सा प्रोसेस है। समझ गए? तो इसलिए अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या है आपका
अलग अलग है। तो इसे लिख लो पहले। अब बच्चों बात करते हैं आइसोथर्मल के बल्क मॉडुलस का, है ना। बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस, तो आपको पता होगा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या बताया था। तो आप याद करो, बल्क मॉडुलस गैस की इलास्टिसिटी के रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। तो फॉर्मूला अपना ये था बच्चों कि dP माइनस dP अपॉन dV अपॉन V, है ना। चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, और आगे ये माइनस। आइसोथर्मल प्रोसेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको साउंड की वेलोसिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, आप देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये आपका एग्जाम में भी बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसका आइसोथर्मल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात कि आइसोथर्मल में अपना PV इक्वल्स टू nRT है, जहां पे आप देख सकते हो कि nRT ये कांस्टेंट है। एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर dPV बाई dV और इधर हो गया बच्चों dnRT बाई dV। अब इधर दोनों ये वेरिएबल है, तो आप तो रूल जानते हो क्या करना होता है। एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करके बाहर निकालना होता है, एक बार फिर दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट करके बाहर निकालना होता है ना। तो देखो, एक बार मैंने प्रेशर को कांस्टेंट लिया, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया। प्रेशर को कांस्टेंट लेके वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके प्रेशर को डिफरेंशिएट किया। एंड दिस साइड दिस टोटल विल बी इक्वल टू 0। ये टोटल क्या हो गया आपका 0। तो अब देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से क्या निकल के आ रहा है। तो dV बाई dV तो 1 हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं P प्लस VdP अपॉन dV इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब एक काम करो, आप ना इसको प्रेशर को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा VdP अपॉन dV इक्वल्स टू माइनस P। क्लियर। अब इस माइनस को इधर रखो चाहे इधर रखो, किसी भी साइड रख सकते हैं हम लोग। इस साइड रख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस VdP अपॉन dV इक्वल्स टू P। और V को चाहे तो डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस dP अपॉन dV अपॉन V इक्वल्स टू P। अब बच्चों ध्यान दो, ये तुम्हें किसकी याद दिला रहा है? तो ये याद दिला रहा है हमें, ये याद दिला रहा है हमें बल्क मॉडुलस की, ये याद दिला रहा है हमें बल्क मॉडुलस की। क्लियर। तो बल्क मॉडुलस की याद दिला रहा है, तो इसका मतलब है कि आइसोथर्मल के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस है वो गैस के प्रेशर के इक्वल है, यानी B इक्वल्स टू P। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग आइसोकोरिक के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके लिए वो आ गया था आपका कितना, इनफाइनाइट। आइसोबारिक के लिए 0, और आइसोथर्मल के लिए क्या कैलकुलेट होके आया बच्चों, P। क्लियर है। चलो, तो इसे आप जल्दी से लिख लो। अब इसके बाद हम लोग इसके PV डायग्राम पे और VT डायग्राम पे और PT डायग्राम पे बात करते हैं। इसे आप लिख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं PV डायग्राम की, है ना। PV डायग्राम की किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV डायग्राम की बात करते हैं। तो PV डायग्राम कैसे बनेगा, PV डायग्राम फॉर आइसोथर्मल। पहली बात सुनो, यहां पे आप देखो कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, PV इक्वल्स टू nRT। और आपको पता है कि ये आपका पूरा क्या है, कांस्टेंट।
तो इसको आप C मान लो, ठीक है, इसको आप C मान लो या अभी फिलहाल रहने दो। तो प्रेशर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों nRT अपॉन V, है ना, यानी P इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग मान लिए nRT को हमने क्या मान लिया C, तो P इक्वल्स टू C अपॉन V। तो यहां पे तुम देख सकते हो ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y इक्वल टू 1/x, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्लोप, तो स्लोप तो तुम जानते हो ना, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है dy/dx। अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो एक्सिस ड्रॉ करो। अब इसके एक्सिस से अपने को भी बहुत कुछ पता चलने वाला है बच्चों, बहुत कुछ पता चलेगा, आप देखते जाओ बस। मान लो कि इस एक्सिस पे आपने ले लिया प्रेशर और इस एक्सिस पे आपने ले लिया वॉल्यूम, ओके। तो स्लोप देखते हैं, स्लोप तो y की जगह कौन है p और x की जगह कौन है v, तो सीधी सी बात है dp/dv का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो कुछ देर पहले पिछले प्रीवियस बोर्ड पे आप जाके देखो, वहां पे हमने कैलकुलेट किया था, आप देखो जाके, -v dp/dv इक्वल्स टू p, ये आया था ना अभी कुछ देर पहले ही। तो यहाँ पे अगर -v को उधर भेज देंगे तो सीधी सी बात है dp/dv की जो वैल्यू होगी -p/v, यानी कि अगर कुछ करना नहीं है, अगर आपको फिर से सॉल्व करना है तो फिर से कर सकते हो। इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने पे दोस्त यही तो फाइनल आया था। तो यहाँ पे dp/dv और -v को उधर भेज दोगे तो dp/dv आपका -p/v हो गया। तो ये dp/dv जो है बच्चों, यही तो आपका क्या है, स्लोप। और स्लोप जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा, अब ये भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि स्लोप ऑफ द कर्व कैसा होगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व जो होगा उसका इक्वेशन आ रहा है -p/v। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये स्लोप कैसा आएगा। जैसे मान लो कि कोई गैस की इनिशियल प्रेशर है Pi, ठीक है, इनिशियल प्रेशर है Pi और इनिशियल वॉल्यूम है Vi। अब जैसे जैसे प्रेशर जो वॉल्यूम बढ़ाओगे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, क्योंकि PV इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स में, तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटेगा, ठीक है ना। प्रेशर के वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, मतलब नीचे आओगे, ठीक है। अब नीचे कैसे आओगे, स्ट्रेट लाइन में आओगे या कर्व लाइन में आओगे, तो वो स्लोप से पता चलेगा। तो जैसे देखो क्या हो रहा है, जब आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चे, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है। तो स्लोप का जो मॉड है, मॉड ऑफ स्लोप, मॉड लेने से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो स्लोप का मॉड जो है वो घट रहा है, स्लोप का मॉड घट रहा है। और स्लोप का साइन क्या है, नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव में घटता हुआ स्लोप नेगेटिव में घटता हुआ होगा। तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप आपको मैंने ग्राफ में बताया हुआ है, आप ग्राफ में जाके देखोगे तो ग्राफ में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप यही होता है ना, यही। तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप ऐसा हुआ, तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम और ये हो गया आपका फाइनल प्रेशर। तो ऐसा कर्व दिखे, दिस कर्व, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आइसोथर्मल का। यहां से क्या क्या याद करके जाना है आपको, एक तो स्लोप का मैथमेटिकल वैल्यू और दूसरा तुम देख सकते हो ग्राफ का शेप। अब इसमें इस पूरे प्रोसेस में यहां कोई पूछे इस पॉइंट पे टेम्परेचर, तो बोलोगे T, यहां पूछेगा T, यहां पूछेगा T, यहां पूछेगा T, यानी हर जगह टेम्परेचर क्या रहना है, कांस्टेंट। मतलब इस पूरे पाथ में ये वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहा है, हर जगह प्रेशर कोऑर्डिनेट और वॉल्यूम कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज इस तरीके से होगा कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या रिजल्ट दे, आपका कांस्टेंट। ओके बच्चों, ठीक है।
तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अब मान लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, जैसे कि अभी हमने क्या किया था कि हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम था, एंड फाइनली हमने क्या किया, प्रेशर को घटाया, वॉल्यूम को बढ़ाया। इसका अगर रिवर्स प्रोसेस भी दिखाना होगा, मान लो किसी का इनिशियल वॉल्यूम है आपका 2V, है ना, और इनिशियल प्रेशर जो उसका है बच्चों वो है P, और फाइनली इसके वॉल्यूम को V कर दिया गया, तो निश्चित तौर पे प्रेशर डबल होगा। इसलिए क्योंकि किसी भी स्थिति में आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो जाएगा 2PV, और यहाँ भी प्रोडक्ट हो जाएगा 2PV। तो मान लो ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। तो आप अगर इसको इनिशियल टू फाइनल ले जाओगे तो ग्राफ आपका वही होगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ हो गया। और इसमें अब आप एरो दिखा दोगे यहाँ से ऊपर की ओर, है ना, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, ये फाइनल प्रोसेस हो गया, ठीक है। और रही बात वर्क डन, तो उसका फॉर्मूला तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन को शो करेंगे, ठीक है दोस्तों। और स्लोप हमेशा याद रखना, स्लोप की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई थी, -P/V, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। कहीं भी स्लोप देखना चाहेंगे तो स्लोप इसी से दिया जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो एक टर्म, अच्छा पहले पीवी के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी इसके लिए पीटी, और फिर ड्रॉ करेंगे वीटी। लेकिन एक बात सोचो कि इन सभी पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, इसके ऊपर एक हमने ऐसे एक आइसोथर्म ड्रॉ किया और यहां पे टेम्परेचर लिख दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पे, हालांकि इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो इन सभी पॉइंट्स पे टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, 40 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चाहें तो ढेर सारे पॉइंट्स के लिए, अब देखो एक काम करते हैं, प्रेशर वही रहने देते हैं और वॉल्यूम घटाते हैं, प्रेशर वही रहते हैं, वॉल्यूम घटाते हैं। तो यहाँ का वॉल्यूम घटाओगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो फिर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मान लो ये 30 डिग्री का है, तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे इन सभी का टेम्परेचर क्या होगा, 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो हम लोग P और V के बीच ड्रॉ कर देंगे तो हम लोग देख सकते हैं, अच्छा ये इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, निश्चित तौर पे 40 से ज़्यादा होगा। कहोगे कैसे गारंटी दे सकते हैं, तो देखो गारंटी कैसे दे सकते हैं। इन तीनों पॉइंट का बच्चों प्रेशर है सेम, लेकिन इन तीनों का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है। तो मान लो प्रेशर सेम है तो PV = nRT में अगर मान लो प्रेशर सबका सेम है तो जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। तो इस ग्राफ, इस ग्राफ, इस ग्राफ, ये तीनों ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखा रहा है, अलग अलग आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखा रहा है। लेकिन हर एक आइसोथर्मल का अपना एक टेम्परेचर होगा जो सब जगह होगा। जैसे इसमें सारे जगह पे 30 होगा, इसमें सारे जगह पे 40 होगा, इसमें सारे जगह पे कुछ और होगा, लेकिन ये जो कुछ और होगा वो जरूर 40 से ज़्यादा होगा। तो 30-40 के बजाय अब एक काम करो, इसके ऊपर लिख दो T1, इसके ऊपर लिख दो T2, इसके ऊपर लिख दो T3 और सबसे ऊपर लिख दो T4। कोई पूछे T1, T2, T3, T4 ये जो ड्रॉ किया गया है, तो कभी कभी PV डायग्राम पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व होता है इसको हम लोग आइसोथर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स। कोई पूछेगा आइसोथर्म्स क्या है, तो कहना कि PV डायग्राम पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस का पाथ ड्रॉ किया होता है उसको आइसोथर्म्स कहते हैं। तो ये अगर डिफरेंट आइसोथर्म्स हैं तो ये वाला जो आइसोथर्म सबसे बाहर वाला जो होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, यानी T4 > T3 > T2 > T1। हालांकि इसके हर किसी पर्टिकुलर आइसोथर्म के हर पॉइंट पे टेम्परेचर वही होगा जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है T2 तो सारे जगह पे T2 ही होगा, यहाँ लिखा हुआ है T3 तो सारे जगह पे T3 ही होगा, यहाँ लिखा हुआ है T4 तो सारे जगह पे T4 ही होगा।
ठीक है ना। और कोई पूछे इसका आर्ग्यूमेंट क्या है तो कहना कि देखो भाई एक काम करते हैं, एक खास प्रेशर पे सबका वॉल्यूम देखते हैं, जिसका सेम प्रेशर पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो सीधी सी बात है प्रेशर सेम और वॉल्यूम जिसका सबसे ज़्यादा होगा, LHS में अगर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है तो RHS में आपका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग आइसोथर्म्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, इस प्रकार के आइसोथर्म्स ड्रॉ करके पूछा गया था कि किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पीटी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पीटी डायग्राम। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है अपने को, एक एक्सिस पे हम लोग ने ले लिया है प्रेशर और दूसरे एक्सिस पे ले लिया है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना बच्चों, सिर्फ प्रेशर वैरी करवाना है। तो मान लो इनिशियल प्रेशर है PI, है ना, PI यहाँ पे, और फाइनल प्रेशर याद करो जो हम लोग पहला डायग्राम ड्रॉ किए थे उसमें प्रेशर घट रहा था, तो PI से PF। तो सीधी सी बात है ये वर्टिकली ऐसे आ जाएगा, है ना, IAF। क्यों ऐसा हुआ बच्चे? क्योंकि टेम्परेचर क्या रहना है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है T, तो आपका प्रेशर केवल चेंज हो रहा है। तो पीटी डायग्राम आपका ऐसा दिखेगा आइसोथर्मल के लिए। ठीक इसी तरीके से अगर VT ड्रॉ करेंगे तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। VT के केस में क्या हो जाएगा कि मान लो इनिशियल वॉल्यूम VI है, तो प्रेशर अगर घट रहा है तो याद करो वॉल्यूम बढ़ेगा फिर आइसोथर्मल में, तो ये ऊपर चला गया। एरो को बीच में लगाते हैं हम लोग, एरो को बीच में लगा देते हैं और ये हो गया VF। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे ग्राफ हमारा ऊपर दिख गया। लेकिन तुम देखो दोनों केस में ये वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस ये बता रहा है कि टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट। ओके बच्चों, और ये आइसोथर्म्स वाली बात समझना, ये ना अलग अलग आइसोथर्म्स ड्रॉ किए गए, मतलब अलग अलग आइसोथर्मल प्रोसेस अलग अलग टेम्परेचर का ड्रॉ किया गया है। तब हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो सबसे बाहर वाला आइसोथर्म्स होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। आर्ग्यूमेंट तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है, तो जल्दी से इसे राइट डाउन कर लो। तो बच्चों फोर्थ प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या खास अपने को सीखना है। तो दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। इस प्रोसेस में पहली बार आप देखेंगे कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अभी तक आपने देखा कि हर एक प्रोसेस में या तो हम लोग हीट दे रहे थे गैस को या हीट निकाल रहे थे। ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें आप गैस के साथ किसी प्रकार का कोई हीट का एक्सचेंज नहीं करेंगे। मतलब आप यहाँ पे वॉल्यूम तो बदल सकते हैं बट यू कैन नॉट सप्लाई और एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम, है ना। Q जो है, Q का जो है ये बिल्कुल प्रिवेंट होगा, ये आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा किस प्रकार के वॉल में होगा? तो इसके लिए अपने को जो कंटेनर लेना होगा परफेक्टली आपका इंसुलेटर होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग एक अलग नाम रख देते हैं एडियाबेटिक वॉल। क्या रखते हैं बच्चों? एडियाबेटिक वॉल, जो किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। ठीक है। लेकिन तुम जानते हो कि ऐसी कोई मटेरियल नहीं है जो परफेक्टली बैड कंडक्टर हो। वो कुछ ना कुछ हीट जो है वो आपका कुछ ना कुछ हीट को एक्सचेंज होने दे देता है। तो सीधी सी बात यहां पे ये हो गई कि कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंज हो जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ है भाई। तो एक काम करते हैं, हीट एक्सचेंज होने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। जैसे कि मान लो कि तुमने कंडक्टिविटी में पढ़ा था ना कि H इक्वल्स टू K इंटू A इंटू डेल्टा T अपॉन L। ये लॉ ऑफ कंडक्शन में हमने पढ़ा था। H क्या है आपका? H है आपका
क्यू बाई टी इंटू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। टी को उधर भेज दो, तो Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू टी। अगर इस Q को लगभग जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे दो चीज तुम कर सकते हो चेंज। एक कंडक्टिविटी, तो पहली बात ऐसा वॉल लो जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। कंडक्टिविटी जो वॉल की होनी चाहिए बहुत कम। एक तो ये वेरी स्मॉल कर लिए तुम, परफेक्ट जीरो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तब तो ठीक है, कोई हीट ही एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर ये वेरी स्मॉल है और ये क्या है, टाइम, ये क्या है बच्चों, टाइम। अगर टाइम भी वेरी स्मॉल हो जाए, वेरी स्मॉल, तब तो वेरी स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जीरो। इन दैट केस आप कह सकते हो कि हीट एक्सचेंज क्या हो गया, जीरो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अब देखो तुमको लॉजिक समझ में आ गया। कई जगह तुम देखते होगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में यह लिखा हुआ रहता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस है। आइसोथर्मल के ठीक उल्टा। आइसोथर्मल में आपने क्या देखा कि प्रोसेस शुड बी स्लो। आइसोथर्मल में प्रोसेस जो होता है स्लो होता है, लेकिन बच्चों एडियाबैटिक में जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है, फास्ट। और क्यों फास्ट होता है उसका लॉजिक देख लो। अगर टाइम बहुत छोटा लोगे तो ऑटोमेटिकली हीट के एक्सचेंज का मौका नहीं मिलेगा। तो जो हम लोग यहां लॉजिक लेके चल रहे हैं कि यहां हीट मेरे को एक्सचेंज नहीं होने देना, वो बात सही हो जाएगी। क्लियर? तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों कि एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस is very fast process। ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। It is because it is due to we want to Q equals to 0। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि Q हमारा क्या हो जाए बच्चों, जीरो। अब Q इक्वल्स टू आ गया बच्चों जीरो। तो अब इसका मतलब है कि इस केस में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू, यही लिखोगे। अब इस केस में बच्चों Q क्या है, जीरो। Q क्या है, जीरो। ठीक है, तो Q जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जीरो इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। अब क्या हुआ कि यानी W यानी वर्क डन और डेल्टा यू, इन दोनों के सम का क्या आना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस W। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? सोचो, अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ, अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव गुने नेगेटिव, तो इसका मतलब डेल्टा यू तो नेगेटिव रह गया। डेल्टा यू क्या रह गया आपका, नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव रहने का मतलब इंटरनल एनर्जी घट रही होगी। इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा। मतलब कि एक बात समझो पहले कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में चूंकि आपने हीट नहीं दिया, तो गैस जो भी वर्क करेगी एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर गैस ने 10 जूल का वर्क किया है तो उसके इंटरनल एनर्जी में 10 जूल की कमी आएगी, क्योंकि यहां 10 पुट करोगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू -10, और -10 का मतलब यू घट गया और गैस ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर भी घटेगा। यदि वर्क डन बाय गैस हो गया नेगेटिव, है ना, अगर किसी ने कंप्रेस कर दिया, गैस के ऊपर वर्क हो गया, यानी वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव हो गया, तो अगर यहां नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, उस केस में डेल्टा यू आपका प्लस आएगा। और डेल्टा यू प्लस होने का मतलब है कि फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा, यानी टेम्परेचर आपका बढ़ रहा होगा।
आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क हो सकता है बिल्कुल, और लेकिन जो वर्क होगा वो किसके कॉस्ट पे होगा? इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे। तो हम लोग यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, वी कैन से इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क done by gas will be at the cost of internal energy। किसके कॉस्ट पे बच्चों? इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे। तो आप इसे जल्दी से लिख लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब देखो यहां पे हम लोग अगर लिखना चाहें एडियाबेटिक में, तो मान लो इनिशियल प्रेशर है PI, वॉल्यूम है VI और टेम्परेचर है TI। ये एक मात्र ऐसा प्रोसेस अभी आपको दिख रहा होगा। शुरू में आइसोकोरिक में आपने देखा कि वॉल्यूम कांस्टेंट, बाकी बदल रहे थे। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, बाकी पैरामीटर्स बदल रहे थे। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, बाकी चेंज हो रहे थे। ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जहां प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही चेंज करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब देखो ये चेंज होके आपका मान लो फाइनल प्रेशर PF, फाइनल वॉल्यूम VF और फाइनल टेम्परेचर TF। क्लियर? ये मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। अब इसके लिए हम लोग ढेर सारा चीज एडियाबेटिक प्रोसेस, अभी हम लोग इसके लिए बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, आप देखते जाओ बस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तो वर्क की। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है दोस्त। एक तो सिंपल फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था? डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W। क्लियर? डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W। सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा U। माइनस इधर भेज दो, फिर यहां पे क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे माइनस UF माइनस UI, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस माइनस को अगर अंदर भेज दें बच्चों तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? UI माइनस UF। क्लियर? अब देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NR। यहां TI, यहां TF, तो NF डिग्री ऑफ फ्रीडम, F/2 NR को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा TI माइनस TF। क्लियर? तो वर्क का एक ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, एक चीज समझो, F/2 इंटू R, ये क्वांटिटी आपको कुछ याद दिला रही है? दिमाग पे जोर डालो तो ये कुछ याद दिला रही है बच्चों? ये था आपका CV। किसी भी गैस के मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आइसोकोरिक प्रोसेस में आया था वो F/2R आ रहा था। तो कहीं भी अगर एक्सप्रेशन में F/2R दिखे तो उसके जगह हम लोग CV लिख सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला तो हो ही गया आपके लिए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCV TI माइनस TF। आ रही है बात समझ में? तो W इक्वल्स टू वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस जो निकल के आया, नंबर ऑफ मोल CV और TI माइनस TF। TI माइनस TF समझ में आ गया तुम्हें? TI माइनस TF। ओके, और ये CV का मतलब समझ में आया ना? CV किसके जगह रिप्लेस कर दिया हमने? F/2 इंटू R की जगह। और क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज और, यहां पे एक और मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये आखिर हम लोग कोई भी प्रोसेस किसके लिए करते हैं? आइडियल गैस के लिए। तो इनिशियली हम लोग लिख सकते हैं बच्चों PI
वी आई इक्वल्स टू एन आर टी आई। तो टी आई की जगह लिख सकते हैं पी आई वी आई अपॉन एन आर, है ना। टी आई की जगह क्या लिख सकते हैं, पी आई वी आई अपॉन एन आर। और एक और लिख सकते हैं हम लोग ठीक इसी तरीके से, पी एफ वी एफ एन आर टी एफ। सो टी एफ इक्वल टू पी एफ वी एफ अपॉन एन आर, ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये तो लिख ही सकते हैं, किसी भी समय लिख सकते हैं। तो उसको यहां रिप्लेस करो, इन दोनों को। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे। मैं एक और फॉर्मेट निकालने जा रहा हूं, आप उसके भी याद रखेंगे। एक तो ये हो गया, ये हो गया, फिर ये भी तो हो गया। यहां f/2 nr की जगह हमने cv लिख दिया है। एक और फॉर्मेट है, तो वो कैसे आएगा, तो आप इसे पुट करो, यहां पुट करो। तो w इक्वल्स टू एन सी वी, टी आई की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, पी आई वी आई अपॉन एन आर माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन आर। ठीक, अब इसमें एन आर कॉमन ले लो, तो आउटसाइड में जो आपका एन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों ये क्या कैलकुलेट होके आया, देखते जाओ। तो W इक्वल्स टू, अब ये एन आर में एन कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या है आपका सी वी अपॉन आर, और ब्रैकेट में क्या है पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ। क्लियर। फिर देखो एक और मॉडिफिकेशन। अब लास्ट का रिजल्ट आप याद रखना बस, सी वी और आर को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी, क्योंकि सी पी माइनस सी वी होता है आर, तो आर को लिख सकते हैं ना सी पी माइनस सी वी, आर को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी। और ऊपर में रहने दो पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ। क्लियर। अब अगर इस CV को नीचे ले आओ, CV को नीचे ले आओ, तो देखो क्या होता है। CV को अगर नीचे ले आओ तो आप ये सब बॉक्स में लिखा हुआ है भाई, इसको अलग से आप लिखना, ये सब अलग लिखना। ऐसे डेरिवेशन अपना ऐसे चल रहा है, याद रखना डेरिवेशन अपना आप जो लिखेंगे इस सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। ये जो है ये बॉक्सेस में लिख लीजिएगा, ये अलग से फॉर्मूला यूज किया हमने। तो यहां देखो R को हमने लिख लिया CP माइनस CV, और अगर इस CV को नीचे ले आए तो एक बार CP के नीचे भी CV होगा और CV के नीचे भी CV होगा। तो CP के नीचे CV होगा तो CP अपॉन CV, तो फिर बॉक्स में एक और फॉर्मूला लिखना होगा हमें। तो हमें याद होगा कि CP अपॉन CV जो है ये गामा होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया है कि CP अपॉन CV क्या होता है, गामा। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सो देखो बच्चों, ऊपर में है PIVI माइनस PFVF ऊपर में, और नीचे में क्या हुआ, तो नीचे में हो गया गामा माइनस 1। ये गामा कहां से आया, ये CV जब नीचे आया तो CP/CV को हमने लिख दिया गामा, और CV/CV क्या हो गया 1। तो अल्टीमेटली बच्चों ये जो वर्क निकल के आया ये आया PIVI, ठीक है, फिर से मैं वही लिख रहा हूं, PIVI माइनस PFVF अपॉन गामा माइनस 1। तो आपको इस फॉर्मेट में भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन इसी का एक और रूप है। देखो कितना सारा यहां पे कन्वर्जन है। कभी कभी क्या करता है ना, जैसे हमें आदत होती है नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल करने का, तो वो अभी भी तुम कर सकते हो। अगर ऊपर में तुमने फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो ऊपर में एक माइनस कॉमन लो और उस माइनस को नीचे भेज दो, है ना। ऊपर भी एक माइनस कॉमन ले लो, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो। ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस कॉमन लोगे तो 1 आगे आ जाएगा, गामा पीछे हो जाएगा। तो आपको कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे भी दिखता होगा। कैसे दिखेगा बच्चों, W इक्वल्स टू PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गामा। तो आप ये मत सोचना कि ये रॉन्ग हो गया। अगर गामा माइनस 1 होगा तब इनिशियल में से फाइनल, और 1 माइनस गामा होगा तो वर्क डन जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। एक और फॉर्मेट लिख देते हैं, चाहे देखेंगे प्रॉब्लम में हम लोग जिसका जिसका यूज हो पाएगा। अब इसके जगह तो लिख सकते हो ये भी ना भाई NRTI, और इसके जगह लिख सकते हैं NRTF। तो PF VF की जगह हम लोग लिख सकते हैं NR कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा TF माइनस TI
डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो आपको ये सारा कुछ याद रखना पड़ेगा, और ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं। आप देखो ना, मैंने तो सब कुछ डिराइव ही किया है, तो आप भी डिराइव कर सकते हो। मेन फंडामेंटल क्या था? फंडामेंटल ये था कि यहाँ इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो वर्क डन के बराबर है, और बीच में एक माइनस साइन जो दोनों के नेचर को अपोजिट बता रहा है। ठीक है, तो इसे जल्दी से लिख लो। दोस्तों अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखते हैं। देखो यहां पे क्या क्या हम लोग और रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अभी हमने निकाला था कि W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अगर डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें, डिफरेंशियल मतलब छोटे से अमाउंट की बात, तो DW इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस DU लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर DW के जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों PdV लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम यही होता है ना, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो W मिल जाता है। तो छोटा सा वर्क डन प्रेशर इनटू छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम। और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा यू रहता तो F/2 है ना, F/2 NR डेल्टा T लिखते, छोटा है तो DT लिखेंगे। और F/2 R को अभी सिखाया मैंने, उसको आप सब जगह चाहो तो CV लिख सकते हो। तो ये हो गया PdV इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ NCV DT। क्लियर? अब यहां से DT इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो DT इक्वल्स टू PdV अपॉन NCV, आगे माइनस रहेगा। ये अपने दिमाग में सेट रखो। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं, आप जरा गौर करना। तो DT इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस PdV अपॉन NCV। ठीक है, चलो अब यहां पे सोचो, ये आइडियल गैस तो है ही, तो फॉर एनी आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आइडियल गैस नहीं होता है वो। फॉर आइडियल गैस यू नो दैट PV इक्वल्स टू NRT। आपको पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को जो PV इक्वल्स टू NRT है, इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लो। अब यहां प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वेरिएबल है इस प्रोसेस में, एडियाबेटिक में तीनों वेरिएबल है। तो दोनों तरफ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो बच्चों dPV इक्वल्स टू NR तो कांस्टेंट है, और इधर हो गया DT/dt। अब ये प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो एक बार क्या करोगे यहाँ पे, एक बार यहाँ पे क्या करोगे, स्पेस को यूटिलाइज किया जाए, तो प्रेशर इनटू ये क्या हो गया आपका dV/dt, और वॉल्यूम dP/dt। देखो क्या किया मैंने, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करके बाहर निकाला, एक बार वॉल्यूम को, और इधर हो गया आपका सीधा N × R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर में dt को कॉमन लेके उधर भेज दो, तो अल्टीमेटली ये हो गया बच्चों PdV प्लस VdP। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां से आएगा, जहां से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो PdV प्लस VdP इक्वल्स टू NRDT। क्लियर? चलो अब क्या करोगे, अब लिखते चले जाओ PdV प्लस VdP और NR, और DT के जगह, अभी देखो DT इक्वल्स टू ये हमने निकाला था ना भाई, तो DT के जगह आप लिख सकते हो बच्चों माइनस PdV अपॉन NCV। DT के जगह हमने रिप्लेस किया, और यहां से N और N कैंसिल हो गया, N और N क्या हो गया, कैंसिल। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ और इसको उधर लेके जाओ। PdV हम चाहते हैं एक तरफ रहे, तो इधर हो गया अपना PdV प्लस R इंटू PdV और डिवाइडेड बाई CV।
ये है ना, यहाँ आर बचेगा, नीचे में सी वी बचेगा, इधर आएगा वो प्लस हो जाएगा। अब वी डी पी को उधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वी डी पी। वी डी पी को उधर भेज दिया तो हमने क्या क्या हो गया वो बच्चों, माइनस। अब देखो, अब यहां पे पी डी वी कॉमन लो। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन आप इत्मीनान रखिए, रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पी डी वी को हमने अगर कॉमन ले लिया, पी डी वी को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, इस यहां 1 बचा, 1 प्लस आर अपॉन सी वी, और इधर क्या हो गया बच्चों, माइनस वी डी पी। अब जरा ध्यान देना, सी वी एलसीएम में तो पी डी वी, तो ये हो गया आपका सी वी प्लस आर अपॉन सी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी। अब बच्चों याद करो, सी वी प्लस आर क्या लिख सकते हैं, तो हमें पढ़ाया गया है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, सो सी वी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, तो वो इसको हम लोग चाहें तो सी पी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी डी वी इंटू सी पी अपॉन सी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी। अब सी पी अपॉन सी वी आपको पता है ये गामा हो जाता है, तो इधर आ गया आपका गामा, ठीक है। अब ऐसा करो बच्चों, प्रेशर को एक तरफ भेज दो और वॉल्यूम को एक तरफ, तो इधर क्या क्या हो रहा है उसको ध्यान देना। इधर गामा हो गया, गामा डीवी अपॉन, उधर से वॉल्यूम नीचे आएगा, नीचे वॉल्यूम रहेगा, उधर हो गया माइनस डीपी अपॉन पी। देखो क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो क्या कैलकुलेट होके आ रहा है। गामा डीवी अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस डीपी अपॉन पी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इधर हो गया डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन और इधर माइनस डीपी अपॉन पी का इंटीग्रेशन। इनिशियली प्रेशर आपका पी आई था, इनिशियली वॉल्यूम वी आई था, फाइनल प्रेशर है आपका पी एफ, फाइनल प्रेशर पी एफ और फाइनल वॉल्यूम है वी एफ। क्लियर। डी वी बाई वी का जो आपका इंटीग्रेशन होगा लॉग एल एन, तो सीधी सी बात है गामा इंटू एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई लिख सकते हैं ऐसे। ठीक इस तरीके से इधर हो गया बच्चों माइनस डीपी का हो जाएगा एल एन पी, एक बार रखोगे फाइनल तो एल एन पी एफ माइनस एल एन पी आई। आप जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको कंक्लूजन पे पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों ये अपना इक्वेशन आया था, अब देखो इसको आराम से लिख सकते हैं गामा और ये हो जाएगा एल एन वी एफ अपॉन वी आई, है कि नहीं, ओके। और इधर हो जाएगा बच्चों माइनस लॉग पी एफ अपॉन पी आई, ठीक है। अब इस माइनस को चाहो तो तुम खत्म कर सकते हो, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स, ऐसा हम लोग लॉग में जानते हैं। और इस गामा को लॉग के बाहर रखने के बजाय अगर अंदर भेज देंगे तो तुमको पता है एन लॉग एक्स अगर है तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द पावर एन, जो बाहर में है वो पावर में चला जाता है, ये हम लोग को पहले से पता है। तो इस दोनों फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखो सीधा क्या लिख देंगे इसको, एल एन और गामा अगर अंदर गया तो ये हो गया वी एफ अपॉन वी आई का पावर गामा, है ना, इज इक्वल टू लॉग पी आई अपॉन पी एफ। माइनस अंदर जाने से वो रिवर्स हो गया। अब देखो दोनों तरफ लॉग है, एंटी लॉग ले लो तो काम खत्म। तो आपका ये हो जाएगा क्या, लॉग हटा दो दोनों तरफ से और गामा दोनों के पावर में आ गया, तो वी एफ टू द पावर गामा अपॉन वी आई टू द पावर गामा इक्वल टू पी आई अपॉन पी एफ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये हो जाएगा पी एफ इंटू वी एफ पावर गामा इक्वल टू पी आई वी आई टू द पावर गामा। ये एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आया कि एडियाबेटिक, अब चूंकि ये दोनों फाइनल इनिशियल इक्वल है तो हम लोग सीधा ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि पी वी टू द पावर गामा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में
प्रेशर इनटू वॉल्यूम का पावर गामा जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तभी तो देखो इनिशियल और फाइनल इक्वल आया। तो ये हमारा एक बहुत जबरदस्त रिलेशन आया, जो कि आइसोथर्मल में तुमने देखा था पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आया था, और एडियाबेटिक में P इंटू वी टू द पावर गामा क्या निकल के आया, कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन से हम लोग चाहें तो और भी बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। अगर हम लोग डेवलप करना चाहें रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, मान लो तो P इक्वल्स टू क्या है, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। ओके, तो P इक्वल्स टू nRT, और यहां पे तुम लिख सकते हो बच्चों, यहां पे तुम लिख सकते हो P और वॉल्यूम की जगह लिख सकते हो। तो देखो वॉल्यूम टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय P, इसलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह C कर लो, C अपॉन P का पावर 1 बाई गामा लिख सकते हैं ना ऐसे। क्लियर है? तो इसको यहां पुट करते हैं, तो वॉल्यूम की जगह हमने लिख दिया C कांस्टेंट बाई P टू द पावर 1 बाई गामा इक्वल्स टू nRT। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर यहां इस रिलेशन से वॉल्यूम को हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर गामा इधर आएगा तो 1 अपॉन गामा हो जाएगा। अब देखो क्या करना है अब ये प्रेशर पे पावर 1 है और ये प्रेशर पे पावर 1 बाई गामा, तो इसको लिख सकते हैं P इंटू P टू द पावर 1 माइनस गामा, और टेम्परेचर को इधर ले आओ, तो टेम्परेचर इधर लाओगे तो टेम्परेचर का पावर हो जाएगा -1, क्योंकि टेम्परेचर इधर आएगा तो टेम्परेचर डिवीजन में आएगा, डिवीजन में ऊपर गया तो -1, और इधर क्या बच गया बच्चों, nR, जो कि कांस्टेंट होता है। इधर से ये C भी जाएगा, C टू द पावर 1 बाई गामा, तो nR भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का कुछ पावर दोगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो सब मिलके लिख दो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट। क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट लिखे, समझ में आया? nR कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट टू द पावर, ये एक दूसरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा। इसको बस तुम्हें सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P, अब इस पे पावर 1 है, इस पे पावर है 1 माइनस गामा, तो पावर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई गामा। ऐड कर दिए, क्योंकि 1 में ऐड किए -1 बाई गामा, और ये T का पावर क्या हो गया, -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस पावर को चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो P टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू T का पावर -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। पूरे को दोनों तरफ अगर गामा पावर कर दोगे, तो गामा पावर कर दोगे तो इसमें भी गामा से मल्टीप्लाई, इसमें भी गामा से मल्टीप्लाई, इसका ही पावर गामा, तो सीधी सी बात है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा बच्चों। लेकिन अब ये हो जाएगा P टू द पावर गामा -1 इंटू T टू द पावर माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपको ये भी याद रखना है, ये कोई बहुत सिंपल मैथमेटिकल है। इधर कांस्टेंट होने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करना होता है। तो ये जिस कांस्टेंट के बराबर होगा इनिशियल, वही फाइनल भी बराबर होगा, तो उन दोनों को तो इक्वेट कर ही देंगे। और पावर कैसे कैसे हम सॉल्व किए वो देख लो, सिंपल मैथमेटिक्स है। दोनों के तरफ गामा से पावर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसके में गामा से मल्टीप्लाई होगा तो गामा गामा कट गया, इसके -1 में गामा से मल्टीप्लाई होगा तो गामा बचेगा, माइनस गामा हो जाएगा, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका रिलेशन P और T का भी कैलकुलेट हो गया है। अब इसमें VT का है, तो वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। PT मैंने निकाल दिया है, VT आप खुद से करके देखना, और नहीं तो मैं अगले क्लास में बताऊँगा। तो आज का वीडियो हो गया ठीक ठाक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ग्राफ, इसका बल्क मॉडुलस, ठीक है, और इसका ये स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद लास्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे साइक्लिक, और उसके बाद इन सारे प्रोसेस के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो।